हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटी टॉपर की पॉडकास्ट की सीरीज कंटिन्यूस चल रही है। जितने भी डाउट आ रहे हैं आपके वो मैं टॉपर से पूछ रहा हूँ, तो कोई भी अगर डाउट होगा कमेंट कर देना। मेरे साथ हैं हसन सर, जिनकी 643वीं रैंक आई है इस बार। सर का पिछली बार भी अटेम्प्ट था, इंटरव्यू तक पहुंचे थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था। क्या क्या उतार चढ़ाव रहे हैं, क्या जर्नी रही, क्या स्ट्रेटजी रही, क्या बुक लिस्ट रहा है, सारी चीजें इसमें कवर कर लूंगा। अगर चैनल पे पहली बार है, साथ ही सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। सर सबसे पहले स्वागत है आपका चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या फीलिंग है? अभी तो बहुत खुशी हो रही है, पूरे परिवार को काफ़ी खुशी है कि किसी तरह से जो है यूपीएससी में सिलेक्शन ले सके। ओके, तो आप अपनी जर्नी के बारे में जी, मेरा नाम तो हसन खान है हम्म, और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मेरे होम टाउन से हुई है, उरई से। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स एंड एमए किया है इतिहास विषय में। इसके बाद से मैं तैयारी करता रहा हूँ और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सका। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने सक्सेसफुली जो है 643 रैंक हासिल। मीडियम का था? मीडियम मेरा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम। यस। ओके सर, तो जब रिजल्ट आता है तो क्या उम्मीद थी कि 600 के आसपास रैंक आएगी या फिर ऊपर आएगी? क्या था उम्मीद? होप ये थी कि अराउंड 300 टू 400 होगी। लेकिन फाइनली थोड़ा सा नीचे रहा। अगले प्रयास में जो है इसको इम्प्रूव करना चाहूँगा। ओके, ऑप्शनल सर? ऑप्शन मेरा हिस्ट्री रहा है। हिस्ट्री। ज्यादातर डिजर्विंग कैंडिडेट प्रीलिम्स में फिल्टर हो जा रहे हैं, जिनकी वजह 30 तक क्वेश्चन आ रहे होते हैं, उसके बाद हाथ रुकने लगता है। जो आगे के गेस लेना होता है, एक परफेक्ट गेस कैसे लिया जा सकता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है? जी, गैस तो 2 तरह से होता है कि एक होता है कि किस तरह का क्वेश्चन वो डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसमें आपको तथ्यों की ज़रूरत होगी जानने के लिए, तो आप उसमें आप गैस वर्क थोड़ा कम कीजिए। उन क्वेश्चंस को आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं, तो उस जगह पर आप गैस करने जा सकते हैं क्योंकि वो एक लॉजिकल एंड रीज़नल आंसर माँग रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस में आप गैस करके आंसर्स कर सकते हैं। और फोकस आपका एक्यूरेसी पे होना चाहिए, ना कि कुछ ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पे। ओके, आप दोनों बार इंटरव्यू तक पहुंचे। आई थिंक उम्र आपकी कितनी होगी? 24 ईयर्स। 24। ठीक है सर, तो दोनों बार आप इंटरव्यू तक पहुंचना मतलब आप बहुत या तो ब्रिलियंट बच्चे होंगे। कॉलेज वगैरह कैसा रहा? बिलो रहे हैं या फिर बहुत ब्रिलियंट रहे हैं? परसेंटेज वगैरह क्या बहुत ज्यादा आया है आपका ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन में मेरा टोडीमल कॉलेज से रहा है और मैंने अपने बी और एमए के दोनों के टाइम पे अपने कॉलेज में टॉप किया था। जो आपको देख रहा है बिलो एवरेज है, जो 50 से 60% के बीच में रहता है। क्या लग रहा है आपको कि यूपीएससी उसके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाएगा अगर वो तैयारी करने के लिए सोच रहा है? देखिए, यूपीएससी जो जर्नी है वो आपका ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है कि आप स्कूलिंग करके किस सब्जेक्ट से आए हैं या आप ग्रेजुएशन में कैसे रहे हैं। यूपीएससी डिमांड करता है आपसे कंसिस्टेंसी। तो अगर आप निरंतरता अपने स्टडी को दे सकते हैं, 1 से 1.5 साल अगर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में दे रहे हैं, उसको रिवाइज़ करने में दे रहे हैं और आपका इनर मोटिवेशन अगर आप अपने अंदर इनर मोटिवेशन को बनाए हुए हैं, तो मैं मानता हूँ कि आपको भी जल्द से जल्द सफलता ज़रूर मिलेगी। देखिए, सिलेबस को आपको डिवाइड करना होगा सब्जेक्ट वाइज़ और हर एक सब्जेक्ट की एक अपनी स्पेसिफिक डिमांड हो। जैसे सपोज मेरा हिस्ट्री क्योंकि मेरा ऑप्शनल पेपर रहा है, तो मैंने हिस्ट्री पे ज़्यादा वर्क नहीं किया। लेकिन ज्योग्राफी जैसा है तो उसमें आप प्रीलिम्स और मेंस को मर्ज करके देख सकते हैं क्योंकि आपको जो मेंस में आंसर लिखना होगा उसमें आपकी प्रीलिम्स की नॉलेज का यूज होगा। सोसाइटी एक ऐसा पेपर है जिसमें आपकी केवल मेंस पे पर्सपेक्टिव होता है और इसमें आपको ऑब्जर्वेशन पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ना कि किसी बुक को पढ़ने पे ज़्यादा फोकस करना होगा। जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मेंस की बात आती है तो उसमें आपको एनालिटिकल माइंड का यूज़ करना होता है। तो जो भी न्यूज़ में करंट अफेयर्स में चल रहा है उसका क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या आपको सजेशन देना चाहेंगे, तो वो आप पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशंस में आप उन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपने मेंस की तैयारी करेंगे। इकोनॉमी क्योंकि करंट अफेयर बेस्ड होती है, तो इकोनॉमी में जो भी करंट में चल रहा है उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस से रिलेटेड इश्यूज हैं उसके आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, उस पर छोटे-छोटे नोट्स बनाइए, 1-2 पेज के नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज़ कीजिए और उनमें एडिशन करते रहिए। वैल्यू एडिशन के लिए आप अपने इकोनॉमी के नोट्स बनाते रहिए। जहाँ तक एथिक्स की बात है, एथिक्स क्योंकि आपके एक इनर मोटिवेशंस और उन इनर वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। तो अगर आप एथिक्स को एक होलिस्टिक वे में अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, हर एक सोसाइटी के हर एक इश्यू से साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपका एथिक्स में एक बार अपने नोट बनाने के साथ उसमें निरंतर वैल्यू एडिशन करते रहिए, तो आपको एथिक्स में भी काफ़ी फ़ायदा होगा। ओके, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक को स्किप करके क्या किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ा जा सकता है, या फिर आपको सिर्फ एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक जो रेफरेंसेस बुक है वो इनफ है पढ़ने के लिए?
जी, मैं मानता हूँ कि एनसीईआरटी तो आपका सबसे ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पर भी। और आप एनसीईआरटी को कभी स्किप नहीं कर सकते, वो किसी तरह से आप स्किप नहीं कर सकते। और स्टैंडर्ड बुक्स भी आपकी क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस पे आधारित होती हैं, तो कोचिंग का मटेरियल, किसी भी कोचिंग का मटेरियल है, वो इन्हीं बेसिक बुक्स के आधार पे ही बिल्कुल, बनाया जाता है। पीवाईक्यू भी ध्यान पीवाईक्यू को ध्यान में ही रख के बनाया जाता है। तो आप जो है किसी शॉर्टकट का माध्यम ना लीजिए, पहले आप एनसीईआरटीज़ और बेसिक बुक्स को कवर कीजिए। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको रिवीजन में किसी कोचिंग मटेरियल की आसानी होगी, उसमें वैल्यू एडिशन कुछ एक्स्ट्रा है, तो आप उस मटेरियल को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप एनसीईआरटी और बेसिक बुक्स को कवर। वैल्यू एडिशन के लिए हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक डिमांड है। हिस्ट्री में सपोज आप हिस्ट्री की जब आंसर लिख रहे हैं तो आपको फैक्ट्स की बहुत जरूरत होती है, तो आपने जो प्रीलिम्स में अपने फैक्ट्स सीखे आप उसका यूज कीजिए। ज्योग्राफी में आपको डायग्राम्स की काफी जरूरत होती है, फिगर्स बनाना होते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के भी जो फैक्ट्स हैं वो आपको यूज करना होंगे। सोसाइटी में आपको ऑब्जर्वेशन जो आपने सोसाइटी में देख रहे हैं, उसको आप करंट अफेयर्स में जो आपके न्यूज़पेपर में क्लिप्स आ रहे हैं, आप उनके एग्जांपल्स को अपने एज अ वैल्यू एडिशन यूज कर सकते हैं। तो आपने न्यूज़पेपर यूज किया था जी, मैगजीन? मैं न्यूज़पेपर में डेली 5 से 6 साल से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और मैं उसको यूज़ करता हूँ। और आप न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़िए डेली, आप इसको न्यूज़पेपर को स्किप नहीं कर सकते हैं। मैगज़ीन आपके रिवीजन के लिए आसानी होती है, लेकिन न्यूज़पेपर आपको एक निरंतर आपको बताता है कि क्या न्यूज़ में चल रहा है। इसके अलावा पॉलिटी वगैरह में आपको आर्टिकल्स एंड कमिटीज़ वगैरह का डिस्कशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का वगैरह का यूज़ करना होता है एज अ वैल्यू एडिशन। और आईआर में भी जो करंट में चल रहा है उसके साथ के इश्यूज़ को ही ऐड करना होता है। ओके सर, सब्जेक्ट रोटेट कैसे आपने किया था? जैसे कि पॉलिटी के साथ में ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री के साथ में क्या? सब्जेक्ट रोटेशन के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? जी, सब्जेक्ट रोटेशन एक क्या ऐसा। करना ज़रूरी है? जी, जी, सब्जेक्ट रोटेशन बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आप एक ही सब्जेक्ट को लगातार नहीं पढ़ सकते हैं। और क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो आपको चाहिए कि आप कम से कम 1 से 2 से 3 सब्जेक्ट आप एक बार में कवर करते हुए चलें। और इनका कॉम्बिनेशन ऐसा रखिए कि अगर कोई एक सब्जेक्ट आपको याद करने वाला है, तो दूसरा समझने वाला हो। सपोज़ पॉलिटी अगर आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं, तो आप उसके साथ में हिस्ट्री को रख सकते हैं। आप इकोनॉमी के साथ में अपना साइंस को रख सकते हैं। आप एथिक्स के साथ में अपना ज्योग्राफी को रख सकते हैं। तो इससे डायमेंशंस काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो आप जो है इंटरेस्ट आपका बना रहता है। और इसके साथ में क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में क्योंकि ज़्यादा लोग अब विफल हो रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए कि आपको सीसेट भी जो है आप अपने निरंतर प्रयास करते रहें, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए, मैथमेटिक्स वगैरह की प्रैक्टिस करते रहिए, तो उसको आपको प्रीलिम्स में काफ़ी मेरी एक पहली कमी थी क्योंकि मैं विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी का मेरी एजुकेशन है, तो मेरे जो आंसर्स होते थे वो काफ़ी लेंदी होते थे शुरुआत में। और मेरे जो इंट्रोडक्शंस हैं एंड कंक्लूजन भी काफ़ी लेंदी हो जाते थे। तो जब उन्होंने बार-बार मुझे इस चीज़ को पॉइंट आउट किया एंड ये मेरा जो सेंटेंस फ्रेमिंग का तरीका है वो भी काफ़ी लेंदी होता है, जिसकी वजह से मुझे पेपर कंप्लीट करने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। और ये मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे ऑप्शनल पेपर में भी हुआ था। तो उसके बाद से जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट आया तो मैंने इन फीडबैक्स पे काम किया और इस बार से जो है अब मैं छोटे आंसर्स पे काम करता हूँ। जी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री रहा है और मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री में रहा है, तो मैंने जो अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ाई की थी, मैंने उसका तो वैल्यू एडिशन किया ही था। लेकिन इसके साथ में जो एक हिस्ट्री की बेसिक सिलेबस है, आपको उसको तो कवर करना ही होगा। और आप उस हर एक टॉपिक के एक छोटे से नोट्स बनाइए और उनको बार-बार रिवाइज़ कीजिए। आंसर बुक लिस्ट सबके लिए सेम रहेगी, लेकिन उसका प्रेज़ेंटेशन आप किस तरह से कर रहे हैं, वो आपका डिफरेंट आएगा। और उसके लिए आपने जितना बार रिवाइज़ किया है, उसको आपको प्रेज़ेंट करने में उतनी आसानी होगी अच्छी तरीके से। तो बुक लिस्ट सेम रखिए, लेकिन उसके आंसर राइटिंग आप जितनी ऑप्शनल की भी करेंगे, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके हिंदी माध्यम के भी दोस्त हैं? जी, मेरे काफ़ी हिंदी माध्यम के भी क्या कुछ गैप समझ में आ रहा है कि यार हिंदी माध्यम में या तो कंटेंट गैप हो या फिर इनके स्कूलिंग में दिक्कत है, या फिर दिक्कत कहाँ आ रही है, या फिर मतलब क्या यूपीएससी में ही दिक्कत है? क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? जी, मेरा मानना है कि क्योंकि मेरी भी जो स्कूलिंग रही है 12th क्लास तक, वो हिंदी माध्यम से ही रही है। अच्छा। तो मैं नहीं मानता कि स्कूलिंग में कोई प्रॉब्लम है, हिंदी माध्यम में भी, और यूपीएससी में भी कोई इश्यू नहीं है। प्रॉब्लम हमारी है कि हमारे पास कंटेंट हिंदी मीडियम में पहुँच नहीं पा रहा है। जिस लेवल का कंटेंट आपको इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल होता है, उस लेवल का कंटेंट आपको हिंदी मीडियम में नहीं अवेलेबल होता है। इसी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम से, वो एक ही सब्जेक्ट, एक ही बुक लिस्ट को बार-बार फ़ॉलो करते रहते हैं। उनके पास जो करंट अफ़ेयर्स को फ़ॉलो करने का एक जो ज़रिया होना चाहिए, वो नहीं पहुँचता है। तो मैं मानता हूँ कि जो अभी के जो रिसेंट इनिशिएटिव्स हैं, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो कंटेंट है, एनरिचिंग कंटेंट है, वो हिंदी मीडियम के पास भी पहुँचे, जिससे हिंदी मीडियम का भी अच्छा रिज़ल्ट आ सके। ओके, लास्ट क्वेश्चन सर, अगर जो कोचिंग अफोर्ड ना कर पाए, उसका बेसिक क्लियर है कि हाँ फाउंडेशन ठीक ठाक हो गया है, क्या वो एक मेंटरशिप लेके इस एग्जाम को निकाल सकता है?
हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर उसका बेस मजबूत है, तो उसको बस कुछ ही डायरेक्शन में जेन्युइन एफर्ट लगाना होंगे और उसके लिए मेंटर्स काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वो आपकी टारगेटेड अप्रोच आपको बता सकते हैं कि किस-किस सब्जेक्ट को किस तरह से कवर करना है और मैं मानता हूँ कि क्योंकि आपने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया, तो आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। आप केवल किसी एक स्पेसिफिक मेंटर्स का हेल्प लेकर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। होप गाइस वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी। कोई अगर क्वेश्चन छोटा होगा वो कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपर से पूछ लूँगा। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।